जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आपका अपना मोहंती यादव आज आपके लिए लाया हूँ सेल्फ डायरेक्टेड सीरीज का 14वां भाग। दोस्तों, पिछले भागों में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जर्मनी वर्ल्ड वॉर में हार के बाद में अराजकता के दौर से गुजर रहा था और बावेरिया अलग होने के लिए तैयार बैठा था। इसी बीच में बावेरिया में टॉलर के नेतृत्व में सरकार बनी और बावेरिया में बहुत ही बड़ी मात्रा में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। वास्तव में हालात ऐसे बन गए थे कि कम्युनिस्टों ने सरकार को अपने ही हाथ में ले लिया था और इसके तीन प्रमुख चेहरे टोवे अलेक्जोर्ड, मैक्स लेविन और यूजेन लेविन थे। इन तीनों में एक बात कॉमन थी कि ये तीनों रशियन थे और कुछ ही समय में एक मिशन के तहत रशिया से जर्मनी आए थे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फिरकोव्स का उस समय जर्मनी में बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा था और अपने पुराने संस्थानों को बचाने के लिए फिरकोव्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित भी हो रहे थे और फिरकोव्स की सहायता से ही जर्मन अथॉरिटी कम्युनिस्टों को पूरे देश में कुचल चुकी थी, लेकिन ये बावेरिया में अभी भी बचे हुए थे। इसी बीच में ये तीनों बावेरिया में एक्टिव हुए और इन्होंने कम्युनिज्म को बावेरिया में रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। इन्होंने म्यूनिख में वर्कर्स और सोल्जर्स काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें लेवाइन को न्यू सेंट्रल काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया। उसने बावेरिया सोवियत रिपब्लिक की घोषणा कर दी और पुलिस फोर्स को डिसबैंड कर दिया और जिसकी जगह पर रेड गार्ड्स को ड्यूटी पर लगाया गया था। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बावेरिया और जर्मनी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी और कुछ ही समय में बावेरियन रेड आर्मी की संख्या 20,000 तक पहुंच गई, लेकिन उनके लिए हथियारों की समस्या थी और हथियारों की समस्या को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ओल्ड बावेरियन आर्मी के क्वार्टर गार्ड्स और उनकी बैरकों में लूटपाट शुरू कर दी, जिससे हथियारों को पूर्ति हो सके। लेकिन कुछ ही समय में उन्हें पता चला गया कि उससे भी हथियारों की पूर्ति नहीं होगी, तो प्राइवेट सिविल लोगों के पास जो हथियार थे उनको भी अपने हथियार जमा करने के लिए डराया धमकाया गया। जल्द ही रेड आर्मी ने अपने विरोधियों और पूंजीपतियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और जो भी उनके खिलाफ बोलता था या जिसके ऊपर भी उन्हें संदेह होता था वो उसको गिरफ्तार कर देते या कत्ल कर देते थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में बावेरियन इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, क्योंकि अराजकता के हालात में किसी ने भी बावेरियन इकोनॉमी को संभालने के लिए कुछ ही नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी जर्मन अथॉरिटीज कम्युनिस्टों के खिलाफ फिरकोव्स का इस्तेमाल करने से हिचक रही थी। इस हिचकिचाहट के फलस्वरूप रिजल्ट यह हुआ कि जर्मन अथॉरिटीज ने डिसीजन लिया कि कम्युनिस्टों के खिलाफ फिरकोव्स के बजाय वो अपनी सेना का इस्तेमाल करेंगे और इसके चलते 20 अप्रैल 1919 को म्यूनिख के बाहर 25 मील दूर उत्तर में दचाऊ नामक जगह पर कम्युनिस्टों का और जर्मन सेनाओं का भीषण आमना सामना हुआ, जिसमें जर्मन सेनाओं को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही जर्मन अथॉरिटीज की समझ में आ गया कि कम्युनिस्टों को संभालना उनके बस की बात नहीं है और जल्दी से जल्दी फिरकोव्स को कॉल कर लेना चाहिए। इसके चलते जनरल वॉन ओवन की फिरकोव्स यूनिट को कॉल किया गया और 30 अप्रैल तक जनरल वॉन ओवन की फिरकोव्स यूनिट म्यूनिख शहर के बाहर पहुंच गई। 3 मई को फिरकोव्स यूनिट ने भीषण अटैक किया और कम्युनिस्टों को बुरी तरह से हराया, लेकिन कम्युनिस्टों को शहर में पूरी तरह से कुचलने के लिए अभी और समय लगा और 13 मई को ही फिरकोव्स की यूनिट ने हॉफमैन को सरकार की बागडोर संभालने का ऑफर किया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम्युनिस्टों ने अपने छोटे से शासनकाल में ही अनगिनत अत्याचार किए थे, लेकिन उन सब का बदला फिरकोव्स ने बिना किसी दया दृष्टि के लिया और पूरी तरह से प्रतिशोध लिया गया और प्रतिशोध इतना ज़बरदस्त था कि कम से कम 1000 लोग फिरकोव्स के हाथों एक हफ्ता से भी कम समय में इस लड़ाई में मारे गए थे। दोस्तों, म्यूनिख में इतना सब कुछ हो रहा था और सैप उस समय म्यूनिख में ही था, क्योंकि रिकॉर्ड से पता चलता है कि सन 1921 तक अपनी शादी के वक्त तक सैप म्यूनिख में ही था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सैप का किसी भी पेपर में कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि सैप ने इन सब घटनाओं में हिस्सा लिया था और ना ही सैप ने कभी इन सब घटनाओं में अपने किसी एक्टिव या पैसिव पार्टिसिपेशन के बारे में कुछ भी बताया है। दोस्तों, इस वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और बाकी की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जिस किसी ने भी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।